आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं और ये आपके 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पार्ट सेकंड में पहला चैप्टर है हमारे पास लाइट में यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि हमारा जो एज वो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा। उसके फर्दर 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के फ्रंट में दे रखा है, तो ये हमारी यू की वैल्यू है जो कितनी हो जाएगी -25। सिमिलरली जो फोकल लेंथ जो दे रखी है हमारी 15 सेंटीमीटर है, और जो कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें फोकल लेंथ जो होती है किसमें होती है, नेगेटिव में, तो हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी -50। पहला जो इसमें पार्ट है उसमें है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, कि शार्प इमेज के लिए स्क्रीन हमें कहाँ पर प्लेस करनी होगी। तो देखिए आप स्क्रीन कहाँ पर प्लेस करोगे, जहाँ पर इमेज बन रही होगी। अब इमेज कहाँ पर बनेगी उसका वो हम निकाल लेंगे अपने मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला आई होप आपको आता होगा। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। हमारे पास सारे u की वैल्यू है हमारे पास 25 -25, f की वैल्यू भी है हमारे पास। नॉर्मल हमें v की वैल्यू निकालनी, जो कि आप नॉर्मली सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, जो कि आपकी आ जाएगी -37.5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ द इमेज हम निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला के थ्रू। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, m = h' जो कि इमेज का होता है हाइट डिवाइडेड बाई h जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट है = -v/u। h' यहाँ पे हमें इमेज की हाइट हमें निकालनी है, h हमें ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे को दे रखी थी ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर, एंड u और v अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं अभी। तो जब फाइनल वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -6 सेंटीमीटर। अब हमारी जो h की वैल्यू आ रही है, h' की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है -6, जिससे पता चलता है कि हमारी जो इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है। थर्ड क्वेश्चन में हमें इसका रे डायग्राम बनाना है, जो कि अपना सिमिलर जो हमने यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा है इसके सिमिलर बनेगा, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करने का है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज +4 डायोप्टर। अब हमारे पास पावर ऑफ लेंस दे रखा है +4 डायोप्टर का। हमें इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल फोकल लेंथ निकाली इस लेंस की, ये हमारा एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, कि हमने ये जो हमारा लेंस है, देखिए ये लेंस है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर दूरी पर हमने जो है एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। स्टेट द नेचर मैग्निफिकेशन of the image formed by the lens and also draw a diagram to justify your answer। देखिए पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास था कि पावर ऑफ लेंस अगर इतना है तो इसकी फोकल लेंथ निकालिए। देखिए अपने को पावर दे रखी है +4 डायोप्टर। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है वो था 1/f, p = 1/f। पावर अपने दे रखी है तो f आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितना होगा 1/4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 मीटर्स। अभी मीटर्स में इसे आप फर्दर आप चेंज कर सकते हो सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा था वो था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। अगर इस लेंस से अगर मैं 50 सेंटीमीटर दूर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करता हूँ तो उसका नेचर क्या होगा, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, वो हमें बताना है, और साथ साथ उसका रे डायग्राम भी हमें बताना है। तो देखिए ये आपके पास लेंस है। अब हमारी यहाँ फोकल लेंथ जो आई वो आई थी 25, और हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर पे, तो ये हमारा कहाँ पर हो गया 2f पर। और जब 2f पर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो हमारी जो इमेज जो होती है वो कैसी होती है, सेम साइज की होती है और रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। तो ये हमारा इसका रे डायग्राम हो गया, और ये सिंपली प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो यू हमारे पास आ गया -60, क्योंकि भाई आप ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं, यू जनरली -60 ही होता है, और आप नॉर्मल साइन कन्वेंशन लेकर चलते हो तो। एंड फर्दर आप यहाँ पे दे रखा कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखी, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई 30, क्योंकि हमारा कॉनकेव लेंस है। पहला मैं कि यूज द लेंस फॉर्मूला
टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पे इसने खुद भी बोल दिया है, तो हमें सिंपली लेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 इज f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपके पास u है, आपके पास f है, v आपको निकालना है, आप इजीली इसमें पुट करके v निकाल सकते हो। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। हमें इमेज के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, नेचर, पोजीशन, साइज, इरेक्ट और इनोवेटेड, फॉर्म बाय द लेंस इन दिस केस। ओके, तो देखिए पहला है कि इमेज यहाँ पर वर्चुअल होने वाली है, अपने पास v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी हमारी जो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइड ही बन रही है। अब ऑब्जेक्ट की साइड ही बनी तो हमारी इमेज कैसी हुई, वर्चुअल हुई। इसके अलावा इमेज जो है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट कॉनकेव लेंस हो रही है, हमारा सेकंड हो गया। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस में, mv/u। v अपने पास -20 सेंटीमीटर है, u अपने पास 60 सेंटीमीटर है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/60, जो कि अपने पास आ जाएगा 1/3, जिससे आप 0.3 लिख सकते हो। तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, एंड मैग्नीफिकेशन हमारा 1 से कम है तो इमेज हमारी डिमिनिश्ड होगी। दैट्स इट। और प्लस साइन है जो से पता चलता है कि इमेज हमारी इरेक्ट होने वाली है। ओके, दैट्स इट। ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये आप इजीली लर्न कर सकते हो एनसीईआरटी थ्रू हो, कहीं से भी। ये आपका रे डायग्राम है जो कि आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जनरली फर्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये वाला, ये आप क्वेश्चन चेकआउट कर लीजिए। इसमें हमें बताना है क्या कि स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन 3 आर्म्स ए बी सी। हमारी 3 आर्म्स हैं ए बी और सी, इनमें हमने रेजिस्टर्स लगा रखे हैं। अब हमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए। आर्म ए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं आर्म ए में, तो इन सभी को आप सिंपली कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये अपना हो जाएगा 5 + 15 + 20, तो ये अपना टोटल कितना हो जाएगा 40। ये अपना हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म बी एंड सी। कि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर इन आर्म्स का, इनका हमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए अब ये 2 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका जब हम करेंगे तो हम पैरेलल में करेंगे, ऑब्वियस बात है पैरेलल में के पैरेलल रूल्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इनिशियली तो पहले हमें इन्हें रेजिस्टेंस सीरीज के थ्रू ही सॉल्व करना होगा, ताकि हमें इन्हें एक रेजिस्टेंस जो है बना सकें। तो उसके बाद हम इन दोनों रेजिस्टेंस को जो है पैरेलल फॉर्मूला यूज़ करके आगे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, 5 10 फिर 15 = 30, और यहाँ का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 60। अब 30 और 60 का आप निकाल दीजिए पैरेलल में। 30 और 60 के पैरेलल आप कैसे निकालोगे, 30 × 60 ओके डिवाइडेड बाई 30 + 60, जो कि हो जाएगा हमारा 90, एंड फाइनली ये हमारा हो जाएगा 20। ओके, तो इसका जो हमारा निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस वो हमारा निकल जाएगा 20। दैट्स इट। ओके, ये हमारा हो चुका है। थर्ड पार्ट पर हम चलते हैं। डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू द अमीटर, कि अमीटर के थ्रू कितना करंट जो है फ्लो होने वाला है। तो देखिए हमें इसके थ्रू जो है करंट बताना है, तो हम आई क्या होता है, V/R। V हमारे पास है कितना 6 वोल्ट, तो 6/, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, अभी हमने इसका निकाला था, कितना निकला था 20, इस पूरे सीरीज से कितना निकला था 40, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 + 40 यानी कि 60। तो हमारा आई कितना हो गया 0.01 एम्पियर, यस सॉरी 0.1 एम्पियर। ओके, ये हमारा सोल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट इसमें जो और के साथ अपने को जो पार्ट दे रखा है वो है कि डिटरमाइन द करंट फ्लो इन अ मीटर व्हेन द आर्म बी इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। अगर आर्म बी को अगर मैं इसमें से हटा दूं तो क्या कितना करंट जो यहाँ पे फ्लो करने वाला है। तो देखिए अगर मैं इसको हटा दूं तो अपने पास रेजिस्टेंस कितना बचेगा, ये और ये फिर अपने सीरीज में हो जाएंगे फाइनली अपने। अब ये अगर सीरीज में हो जाते हैं तो मैं ये नॉर्मली हमें इनको प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये हमारा 40 था, ये हमारा 60 था, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया 100। दैट्स इट। तो अब यहाँ पे अगर आप आई निकालो तो वो क्या निकलेगा, V/R तो निकलेगा ही। V की वैल्यू 6 ही रहने वाली है और R की वैल्यू अब हमारे पास हो गई 100, जो कि हो जाएगा हमारे 0.06 एम्पियर। ओके, दैट्स इट।
फर्दर इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ प्रोवाइड करा रखा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है इसकी क्वालिटी, सॉरी फॉर दैट, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट में जो कि अपना 40 निकला था इसका, ओके। सेकेंडली ये 20 ओम जो कि अपना इन दोनों का कंबाइंड है, दैट्स इट। एंड फाइनली ये आई की वैल्यू जो और से पहले वाला क्वेश्चन था जो 0.1 एम्पियर है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर की, पावर से रिलेटेड है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, उसकी ऐसा यूनिट जो है वो हमें बतानी है, और साथ ही साथ द कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है यूनिट, यानी कि हमें इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है वो बताना है, उसकी ऐसा यूनिट बतानी है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल यूनिट होती है ना, जैसे हमारे घरों पे जो बिजली आती है वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग आती है कि आपकी 300 यूनिट्स आपने जो है बिजली यूज़ की या फिर 400, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो उसमें हमें रिलेशन बताना है यूनिट में और जूल में। तो इसे फर्स्ट पार्ट को पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द electrical power of electric device is the rate at which electrical energy is dissipated or consumed in an electrical circuit। यानी कि आपका कोई भी सर्किट है आपका या फिर कोई डिवाइस है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की जा रही है या फिर उसके थ्रू डिसिपेट की जा रही है तो हमारा पावर में आता है। पावर को आप वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम भी लिख सकते हैं अपने इलेक्ट्रिकल के थ्रू। ऐसा यूनिट जो होती है हमारे पावर की वो होती है वॉट। 1 वॉट को आप 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर यानी 1 VA भी लिख सकते हैं। और जो हमारी 1 यूनिट जो होती है कमर्शियल यूनिट जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो होती है 1 किलो वाट आवर के इक्वल, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। फर्दर इसका बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में हमें दे रखा है कि इन हाउस 2 बल्ब्स ऑफ 50 वाट ईच आर यूज्ड फॉर 6 आवर्स डेली एंड इलेक्ट्रिकल गीजर ऑफ 1 किलो वाट यूज्ड फॉर 1 आवर डेली। Calculate the total energy consumed in a month of 30 days and its cost at the rate of 8 per kilowatt hour। हमारे किलोवाट आवर यहाँ पर क्या है 1 यूनिट, ओके। तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट हमें ये सारी की बिजली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वो हमें निकालना होगा, उसके बाद हम 30 डेज का निकाल लेंगे, उसके बाद हम कॉस्ट के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। देखिए 2 बल्ब्स हैं हमारे पास और उनकी पावर कितनी है 50 वाट और वो यूज़ हो रहे हैं 6 आवर डेली। तो 1 डे का अगर आप निकालोगे यहाँ पर तो वो आप कितना निकलेगा 6 × 50 × 2, ये हो गया 1 डे का कंजप्शन। इतना कंजप्शन जो है वो अपना हो रहा है 1 डे में। सिमिलरली गीज़र है अपना 1 किलो वाट का और 1 आवर के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 × 1 किलो वाट आवर जो कि अपना हो जाएगा 1000 जब आप वाट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 डे का। तो ये हमारा 1 डे का हो गया यहाँ पर चार्ज कि 1 डे का अपना इतना यूज़ होने वाला है। तो हमारा टोटल जो एनर्जी यहाँ पे कितनी यूज़ होगी 2 × 50 × 6 और 1 × 1000 1600 वाट्स वाट आवर। इसे 30 डेज़ के लिए जब आप करोगे तो क्या करोगे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 डेज़ का अपने पास निकल के आ जाएगा जो कि हो जाएगा 48 किलो वाट आवर। अब 1 किलो वाट की हमारी जो वैल्यू जो है वो कॉस्ट जो है वो है 8, तो 48 किलो वाट से कितनी हो जाएगी 384, दैट्स इट। ये हमारे इसका सोल्यूशन हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पर डाला हुआ है जिसे आप विजिट कीजिएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के इसी तरीके के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और चैप्टर वाइज सीरीज हमने बना रखी है, उसे आप जरूर विजिट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।